तो चलिए प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर नंबर 13 एसएल अरोड़ा सा है। ये तो आपको पता है और 11th के लिए है। 11th वालों तैयार हो जाओ, एक और नया लेक्चर आप लोगों के लिए है। और ये लेक्चर पूरा का पूरा बेस्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ को पढ़ लें आप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जितने भी हैं उन सबका वन बाय वन डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ रखा था इससे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके भी 6-7 टाइप थे, वो ख़त्म कर दिए थे पूरी तरह से। अब उसी तरह के हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, थोड़ा सा चेंजेस है, इंटरेस्टिंग है, एकदम ख़त्म हो जाएगा और लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो अगर जिन लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं देखे तो उनको भी देख लें और इनको भी देख लें, समझ लें, एक बार में ख़त्म कर लें। तो चलो देखते हैं। जस्ट पहला वाला ग्राफ हमसे क्या कह रहा है। पहले वाले ग्राफ में, पहला ग्राफ है, मैंने लिख नहीं रखा किस चीज़ के लिए है, ये नहीं लिख रखा ताकि मैं आपको समझाऊं कि भाई ये किस चीज़ के लिए ग्राफ है। अगर पहले लिख दूंगा तो दिमाग क्लिक नहीं कर जाएगा कि अच्छा ये उस चीज़ का, तो मैंने लिखा नहीं है। देखो ये है, आप इसमें ये देखें कि टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन बंदे की डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रही। डिस्प्लेसमेंट फिक्स है डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही और ना ही घट रही, तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। इसका मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर बैठा हुआ है जिसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। तो इस तरह की बॉडी को आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि बॉडी जो है वो कैसे है, रेस्ट में है। और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो आपको पता है, कॉमन सेंस है, उसके पास वेलोसिटी भी नहीं होती है। तो उसके पास वेलोसिटी भी नहीं होगी, तो इस तरह के ग्राफ के पास क्या वेलोसिटी होगी? नहीं होगी। एक तो आपने ये दिमाग लगा लिया कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वेलोसिटी नहीं होगी। दूसरा, आप स्लोप से पता लगा सकते हैं, स्लोप से, क्योंकि आपको पता है स्लोप जो होती है वो किस चीज़ को बताती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। और यहाँ पर परपेंडिकुलर पर डिस्प्लेसमेंट है, बेस पर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया वेलोसिटी। अब देखें कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, टाइम में चेंज हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन समथिंग, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वेलोसिटी भी 0 होगी बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है किसका है? ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट डजंट चेंज विद टाइम। देखो नहीं हो रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सारी बात है, जानना है ना आपको। वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 है। स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये भी क्या है, 0 है, क्योंकि स्लोप तो एक तरह का इंक्लिनेशन होता है ना, तो इंक्लिनेशन होता है टाइम एक्सिस से। अब इंक्लिनेशन है ही नहीं, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो भाई ये कैसा है, स्लोप 0 है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो ये पॉइंट मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो टाइम एक्सिस के तो पैरेलल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के क्या हुआ, परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। क्या आपने वाला पॉइंट नोट कर लिए? अगर बॉडी रुकी हुई है इट मीन्स बॉडी इज इन रेस्ट, तब भाई उसका ग्राफ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के, पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, स्लोप 0 होगी, tan थीटा की वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी, वेलोसिटी 0 निकल कर आ जाएगी, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा कुछ भी। तो ये सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। सपोज है कि यहाँ पर 2 सेकंड का समय लगा, यहाँ पर भी 2 सेकंड का समय लगा, और यहाँ पर भी 6 मीटर ऑब्जेक्ट मूव कर गया, और यहाँ पर भी 6 मीटर। तो इस हिसाब से आपको पता लग गया होगा, सेकंड लिख देता हूँ, यहाँ पर भी सेकंड लिख देता हूँ। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह की मोशन को आप क्या कहते हो? मोशन होती है यूनिफॉर्म मोशन। किस तरह की मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इसमें कह सकते हैं मोशन
ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन है, ना कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। जब ऐसा कुछ है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हो रही है, इक्वल लोकेशन चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी भी फिक्स है। ऐसी वेलोसिटी को आप कहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम ये कह देंगे ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है भाई, आपको ये दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का स्लोप भी चेंज नहीं हो रहा, तो मैं ये वाली बात भी लिखूंगा, स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग। चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप जो है इसका मतलब tan थीटा, जिसको आप कहते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फिक्स है। तो आप इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर स्लोप फिक्स है, स्लोप चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है? ग्राफ से मिल रही है। जितनी चाहे इतनी बातें लिख सकते हैं। फिलहाल तो इसमें मुझे इतनी सी बातें दिखाई दे रही हैं, तो ये बात आप लिख सकते हो। जब यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? आप बताएं एक्सीलरेशन कितना होगा? कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे तो आप तुरंत फट सा आंसर दे दोगे कि सर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फिर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो एक्सीलरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं बनेगा। और आपको पता है जब एक्सीलरेशन होता है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होती है। आपने ये देखा होगा कि tan थीटा की वैल्यू चेंज होती है जब एक्सीलरेशन होता है। अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन, आगे पढ़ेंगे उन दोनों ग्राफों को भी। फिलहाल आपने देखा कि tan थीटा फिक्स है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इसके पास नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं एक्सीलरेशन इज जीरो। इंपॉर्टेंट है भाई ये, एक्सीलरेशन इज जीरो। जीरो क्यों बना वो आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ ये है, सारी इंफॉर्मेशन आपको अब खुद लिखनी है इस ग्राफ की। क्या लिखोगे? आप ये देखोगे कि यार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला गया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कम, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। टाइम इंटरवल देखो, अब ये भी चलो इक्वल को भी भूल जाओ, टाइम इंटरवल कम करता चला जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है। टाइम इंटरवल कम होता चला गया, कम टाइम ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, कम टाइम और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, कम टाइम और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। तो ये किस चीज को बताता? ये इस चीज को बताता है कि लगातार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, लगातार ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा। तभी तो कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आ रहा बॉडी के पास। वो तभी आ सकता है ना, वो तभी आ सकता है जब कम टाइम ले और ज्यादा मोशन आए, ज्यादा पोजीशन चेंज हो। तो इस तरह की मोशन को कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन है बॉडी के पास, तभी तो थोड़े से टाइम इंटरवल में एकदम से उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। तो हम ये कहेंगे इसमें द मोशन ऑफ द बॉडी इज कैसी है भाई? जल्दी से बताओ। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है तो भाई इसकी अब पॉइंट्स लिखने शुरू कर दो। क्या है? मैंने आपको बता रखा, जब भी आपको tan थीटा बनाना हो और ये देखना हो कि tan थीटा की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो आप भाई टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कलर चेंज कर लो क्योंकि कलर में दिखाई नहीं देगा। टेंजेंट ड्रॉ कर दो और आप इस तरह से बना लो। तो ये थीटा है, आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पर बना कर देखो।
तो यहाँ पर थीटा देखो बढ़ गया। अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो और यहाँ पर बना कर देखो, तो यहाँ पर देखो थीटा और भी ज़्यादा, लाइन मेरे हाथ से टेढ़ी हो गई, और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो थीटा लगातार इंक्रीजिंग है। तो जब थीटा लगातार इंक्रीज करता, अब ये भी एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा, 90 डिग्री से कम वैल्यू रह सकती है इसकी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा लेस देन होगा 90 डिग्री, लेकिन ग्रेटर देन होगा 0 डिग्री। क्योंकि अगर 90 डिग्री हो गया तो फिर वो ग्राफ या फिर वो मोशन पॉसिबल नहीं है जिसमें थीटा 90 डिग्री हो जाए। उस केस में कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाता, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट टाइम ना ले और इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता। इसने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होगी, 90 डिग्री से छोटी होगी। ठीक है भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा लगातार इंक्रीज हो रहा है, और जब थीटा लगातार इंक्रीज होता है तो इस बात की दलील है, इस बात का प्रूफ है कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन है, लगातार वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो मैंने लिख दी द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। अब इसकी तारीफ करो, हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजेस। ठीक है भाई, ये वाली बात। अब इस केस में क्या होगा? एक्सीलरेशन बॉडी के पास होगा, एक्सीलरेशन है, तो हम कहेंगे बॉडी हैव सम एक्सीलरेशन। लेट से उस एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? a है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बॉडी increases their velocity as time passes। जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्राफ कह रहा। आपने ग्राफ को समझ लिया, थीटा इंक्रीजिंग है, आपने देख लिया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो जितने आप पॉइंट्स लिख सकते हैं लिख दें। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू कर दिया, टाइम भी लगने लगा, ऑब्जेक्ट चल भी रहा है। लेकिन आप ये देखें कि ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर के ना रुक रहा है। देखो, उसका डिस्प्लेसमेंट आगे को नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट आगे को नहीं हुआ तो इसका मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट जो है रुकने की कगार पे है। जब रुकने की कगार पे है, रुकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ऑब्जेक्ट के पास जो मोशन आ रही है वो एक तरह से एक निगेटिव एक्सीलरेशन के साथ आ रही है। निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुकने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में जब रुकने की कोशिश करेगा तो ऑब्जेक्ट तो फिलहाल आगे को ही मूव करेगा ना। अगर आप रिटार्डेशन लगाना चाहोगे, मैं कह रहा हूं कि आप बहुत तेजी से मूव कर रहे हो, अब आप जो है अपनी स्पीड को स्लो डाउन करोगे, तो आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं किया। तो आप बेशक आप डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करोगे, लेकिन जो आपकी मोशन का जो नेचर होगा वो जस्ट स्टॉपिंग नेचर का होगा। आप रुकने की कोशिश कर रहे होगे, आप रुकने की कोशिश कर रहे हो। तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे? द object try to क्लास में हमारा बच्चा आ गया। अम्मी देखो, कैमरे को देखो, सब आपको देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ट्राई टू स्टॉप, ऑब्जेक्ट रुकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको उसकी मोशन से पता लग रहा है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रुकने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की आपको पता है लोकेशन तो चेंज हो रही है, बट वो रुकने की कोशिश कर रहा है। जाओ मम्मा के पास जाओ, जाओ मम्मा के पास जाओ, जाओ मम्मा के पास जाओ। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रुकने की कोशिश कर रहा है। टाइम तो लग रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट रुकने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसमें अगर स्लोप देखोगे तो स्लोप देखो, जहां पर भी आपको स्लोप देखनी वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो
और आप देखो यहाँ पर स्लोप, ये थीटा, यहाँ पर स्लोप देखो, यहाँ पर भी थीटा। तो आपको ये देखो पता लग रहा होगा स्लोप जो है ज़्यादा है। ओ इसको बटन मत दबा देना जाओ मम्मी के पास जाओ, अभी बात करेंगे आपसे। अब देखो यहाँ थीटा देखो, यहाँ स्लोप ज़्यादा थी फिर स्लोप कम हो गई, यहाँ देखोगे आप तो यहाँ स्लोप और भी कम होती चली जाएगी। तो स्लोप का कम होना ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बताना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है जस्ट स्टॉपिंग नेचर का है, रुकने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये कह देंगे द ऑब्जेक्ट ट्राई टू स्टॉप, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर, वैल्यू ऑफ थीटा इज डिक्रीजेस, सो द वैल्यू ऑफ किसकी, tan थीटा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑल्सो, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑल्सो डिक्रीजेस, वो भी घट रही है, डिक्रीजेस। tan थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट रुकने की कोशिश कर रहा है। आप ये भी कह सकते हो द बॉडी हैव, या फिर ऑब्जेक्ट, द बॉडी और ऑब्जेक्ट हैव नेगेटिव वेलोसिटी एंड रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन, एक तरह की मोशन क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, रुकने की कोशिश कर रहा है। और भी जो आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखें इस ग्राफ को एनालाइज करें और समझें। इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में देखो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया है। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो पहली बार थीटा से ही आप पता लगा सकते हो कि स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव कब होती है, जीरो स्लोप बढ़ती चली गई, ये हो गई मैक्सिमम स्लोप 90 डिग्री पे। अब इसके आगे जब भागेगी स्लोप तो वो निगेटिव होती चली जाएगी। तो यहाँ पर स्लोप जो है, पहली बात वो निगेटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव है। और जब स्लोप निगेटिव है तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर लेस देन जीरो होगी, जीरो से छोटी होगी। निगेटिव वैल्यू होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू, जिससे ये पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट देखो यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो है रिटार्डेड मोशन कर रहा है, रुकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तरह से यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है उसके पास, है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर आप यहाँ रिटार्डेशन वर्ड ना भी इस्तेमाल करोगे तो चल जाएगा, लेकिन बस यहाँ ये देखें कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली स्टॉप होने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास एक निगेटिव वेलोसिटी है। और वो निगेटिव वेलोसिटी जो है एक्चुअल में, हाँ यहाँ पर अगर रिटार्डेशन की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को देखो आप, डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल, अगर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको इस तरह से तो आप देख लें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन तो होगा नहीं। पहली बात, एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन तब होता है जब लगातार वेलोसिटी घटती चली जाए, और ज़्यादा घटे, फिर और ज़्यादा घटे, फिर और ज़्यादा घटे। ऐसा तो यहाँ हो नहीं रहा, फिर हर एक यूनिफॉर्म हो रहा है। तो जो स्पीड हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर निगेटिव वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के पास, और वो भी यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने डिस्प्लेसमेंट कम कर रहा है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट ए था, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला गया ऑब्जेक्ट ने अपना डिस्प्लेसमेंट कम कर दिया। तो आप ये कह सकते हो ऑब्जेक्ट returns to its original position। तो जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, लेट अस सपोज कि वो ओरिजिन है ना, वो टाइम एक्सिस पर था, तो टाइम एक्सिस पर ही आने की कोशिश कर रहा है, जहां से गया हुआ था वो वहीं आने की कोशिश कर रहा है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप सपोज दैट कि आप मेरी पॉइंट से आप आगे को मूव करें, अब इसी पॉइंट पर आप वापस आने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं रेफरेंस तो मैं हूं ना, तो मैं अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट था, अब आप वहां से वापस लौट कर आ रहे हो, तो भाई ओरिजिनल पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहे हो ना। तो बस यही है,
मैं ये कह रहा हूं कि आप आ रहे हो लेकिन जो आपके पास वेलोसिटी है, आने की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, तो इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। जब वेलोसिटी ना बढ़े और ना घटे तो इसका मतलब आपके पास एक्सीलरेशन नहीं है, और जब आपके पास एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन नहीं है तो इसका मतलब आपके पास वेलोसिटी एक तरह से फिक्स है, निगेटिव वेलोसिटी है, फिक्स है। इसमें देखो, इसमें क्या था आपके पास, आपको बता चुका हूं कि ओरिजिनल स्टेट पाने की कोशिश कर रहा, तो इसमें क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट हैव निगेटिव कांस्टेंट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, निगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट बिल्कुल सपाट नीचे की तरफ को आ गया। हम यहां भी ये बोल सकते हैं tan थीटा इज निगेटिव, इट मीन्स वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है बॉडी हैव फिक्स्ड वेलोसिटी फिक्स क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बॉडी हैव फिक्स्ड वेलोसिटी, और वो फिक्स वेलोसिटी भी कैसी है, वो निगेटिव है। इतनी सारी बातें आप इस ग्राफ से जान सकते हैं, और जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है वो भी आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। अच्छा, इस वाले ग्राफ को देखो, ये सिमिलर पहले वाले की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप ऐसे समझिएगा, सपोज दैट मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूँ और आप मुझसे कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हुए आगे चले गए। सपोज दैट कि आप अब वहाँ से वापस आ रहे हो, तो जब आप वहाँ से वापस आ रहे हो तब ये ग्राफ प्लॉट किया गया कि सपोज दैट कि आपका पहले से ही कोई डिस्प्लेसमेंट है। यस, पहले से ही कोई डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, पहले से ही कोई डिस्प्लेसमेंट आपका मौजूद है, ठीक है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इतना डिस्प्लेसमेंट है। अब आप जो है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ को आ रहे हो, तो जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट की तरफ को आओगे एक कांस्टेंट निगेटिव वेलोसिटीज है, तो आप इस तरह से आओगे। यहां तक आपने ग्राफ पढ़ ही लिया। लेट सपोज कि आपको कुछ टाइम लगा, बिल्कुल लगा होगा, मेरे पास तक आने में आपको कुछ टाइम लगा, लेकिन आए तो आप रेफरेंस पॉइंट की तरफ को, इट मीन्स आए तो आप उस ओरिजिन की वाली लाइन की तरफ को है, तो ठीक है, आप आ चुके हो। आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस पॉइंट पर आकर के जीरो। इसका मतलब आप जो है मेरे पास आकर खड़े हो गए, लेकिन आप यहां माने नहीं आकर के, आप जो है मेरे पीछे को निकलना शुरू कर दिए, मतलब, और आप पीछे को जा रहे हो और बैक होते चले जा रहे हो। तो जब बैक होते चले जाओगे तो फिर मेरे रिस्पेक्ट में आप निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ को अप्रोच कर गए, तो ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट नीचे को तो है, तो ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन आ गई। मतलब आप जो है रुके नहीं, आप आगे को चल दिए, तो मतलब आप जो है ना बैक मार गए। तो इसमें आप क्या कहोगे, इसको कैसे बताओगे, इसको आप कहोगे बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड आफ्टर दैट इट्स गो बैक। इट्स गो बैक कह दोगे तो आप, आई होप आप समझ लोगे, गो बैक का मतलब ये है कि पीछे की तरफ को चली गई। एंड आफ्टर दैट इट, ये फिर आप ऐसे कह दो, चलो गो बैक ही लिख दो, गो बैक। गो बैक का मतलब तो ये होता है एक तरह से वापस जाना, तो इसको तो हटा दो, गो बैक, गो मत लिखो, लिखो पोजीशन एंड आफ्टर दैट इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस पॉइंट। विद किसके साथ, विद यूनिफॉर्म निगेटिव
वेलोसिटी, यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी है। पता कैसे लगा? ऐसे लगा। स्लोप आप यहाँ भी देख सकते हैं, थीटा जो है 90 डिग्री से, थीटा जो है वो कितने से ज़्यादा है? 90 डिग्री से। तो आप यहाँ ऐसे कह सकते हैं 90 डिग्री से। तो आप ये भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ tan थीटा इज निगेटिव, वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? एज थीटा इज नेगेटिव। तो ये सारे ग्राफ थे, पॉसिबल ग्राफ जितने थे मैंने सब आपको बता दिए। बस इसमें इतना ही है, कुछ नहीं रखा। आपने सारे ग्राफों को 1 बाय 1 बड़े प्यार से समझा। भाई आपने क्या देखा? पहले वाले ग्राफ में आपने क्या देखा? एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। दूसरे वाले को आपने क्या देखा? कि यूनिफॉर्म मोशन है। तीसरे वाले को आपने क्या देखा? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, एक्सिलरेशन है। तीसरे में क्या देखा? एक तरह से रिटार्डेड मोशन है ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास रिटार्डेड मोशन इस तरह से है क्योंकि उसका थीटा लगातार घट रहा है। थीटा जब घट रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है एक तरह से रिटार्डेड मोशन है, निगेटिव एक्सिलरेशन ऑब्जेक्ट पजेस करता है, ठीक है भाई। ये वाली बात कह सकते हो। फिलहाल मैंने निगेटिव वेलोसिटी लिख रखा, रिटार्डेड मोशन है। हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, रिटार्डेड मोशन ही है ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास रिटार्डेड मोशन है वो ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि थीटा की वैल्यू लगातार घटती चली जा रही है, ठीक है भाई। अगला देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये वाला आपके पास यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी के साथ था, ओरिजिनल पॉइंट पर आ गया, रेफरेंस पॉइंट पर, और ये रेफरेंस पॉइंट अभी बैक मार गया पीछे की तरफ को। तो ये आपके पास 6 ग्राफ थे। आई होप आपने ये 6 ग्राफ अच्छे से समझ लिए होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।